क्लास, मैं रेनू मैम आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम करेंगे बेटा पार्ट 2 वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण की परिभाषा है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं और वर्णों के मेल से ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। फिर है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों की निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला की, जिस प्रकार से हम माला में मोती पिरो के रखते हैं वैसे ही वर्णमाला होती है। मानक हिंदी वर्णमाला, हिंदी मानक वर्णमाला है जैसे स्वर ए आ ई, बड़ी ई, ऊ री, ए ऐ ओ औ। फिर आपके अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग है, इसको अयोगवा कहते हैं, इसको अंग और अह कहते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके अयोगवा। फिर आपके व्यंजन हैं। इन व्यंजनों में से पहले जो 5 वर्ग है कै, च, ट, त और प, इसके अंदर 5 आपके व्यंजन होते हैं। इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इसके साथ में इसके अंदर 2 व्यंजन और होते हैं ड और ढ, जिनके नीचे क्या लगी होती है? बिंदी। फिर है आपके अंतस व्यंजन य, र, ल, व। उष्म व्यंजन श, स है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ग और स्र। विशेष व्यंजन है ये जो डे और ढे मैंने आपको बताए थे अभी। आगत ध्वनिया ओ, ज, फ, ये नीचे जो लगी बिंदी लगी होती है इसको बेटा नुक्ता बोलते हैं। तो इस तरह से हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, इन सभी को मिलाकर। वर्णों के भेद। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन। अब स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकले स्वर कहलाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि स्वर के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर हैं। ये आपके 11 स्वर हैं ए आ ई ऊ री, ए ऐ ओ औ। ये अयोगवाह है आपके अंग और अह। फिर है आपका स्वर के भेद कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर के 2 भेद हैं, हस स्वर और दीर्घ स्वर। हस स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ये 4 हैं ए ई ऊ री। दीर्घ स्वर के उच्चारण में हस स्वर से 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर है 7 आपके आ ई ऊ, ए ऐ ओ औ। इस प्रकार से ये आपके स्वर हैं। अब है व्यंजन। व्यंजन क्या है? अंग और अह को परंपरागत वर्णमाला के स्वरों में ही गिना जाता है, किंतु ये अयोगवाह है, ये हमेशा स्वर के बाद ही आते हैं। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। इसके चिन्ह ये हैं। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसे चांद, मान आदि। अब है व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ या घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है वो व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। कि व्यंजन है जिनका उच्चारण हमेशा स्वर की सहायता से किया जाता है। जैसे क के नीचे हलंत, यानी इसमें स्वर नहीं है, हमने इसको ए मिलाया तो ये बोला जाएगा कै। ऐसे ही कै में प में ए मिला प। इस तरह से जब हम व्यंजनों में स्वर मिलाते हैं तभी वो क्या बोले, उनका उच्चारण होता है स्वर मिलाने के बाद में। हिंदी में कुल 37 व्यंजन है, जिनमें 2 आगत व्यंजन ज, फ भी शामिल है। इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 27 है आपके स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस व्यंजन, 4 उष्म व्यंजन, 2 आगत व्यंजन। च, मूल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है, यानी संयुक्त व्यंजन है। ये 2 व्यंजनों से मिलकर ये बनते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श का अर्थ होता है छूना।
जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकलती है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और ये स्पर्श व्यंजन आपके जो 5 वर्ग है मैंने अभी आपको आगे बताए थे, तो ये मुंह के जिस भाग को छूते हुए निकलती है उसी के आधार पर बेटा इनका नाम कर दिया गया है। जैसे क वर्ग है, इसका उच्चारण है वो कंठ से होता है, तो उच्चारण स्थान कंठ। च का तालु से, ट वर्ग का मुद्रा, त वर्ग का दंत, प वर्ग का ओष्ठ। अंतस व्यंजन, अंत यानी बीच या मध्य में स्थित, स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित। इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के निकट आने से होता है, किंतु श्वास में रुकावट कम होती है। ये आपके 4 हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है और ये भी 4 हैं, स और है। आगत व्यंजन, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में नीचे बिंदी यानी कि वर्णों का प्रयोग होता है। इनको हम नुक्ता बोलते हैं, जैसे जरा, जोर, जेब्रा, फौरन, रफू आदि। संयुक्त व्यंजन, ये 2 व्यंजन वर्णों के संयोग से बने हैं, स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, इसलिए ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। जब आपका श, क और स से मिला, त्र, त और र से, ग, ज और न से, श और र से। इस प्रकार से देखो इस वर्ण तालिका के द्वारा आपको बताए गए हैं आपके स्वर और व्यंजन की 4 हस्व स्वर, दीर्घ स्वर 7 यानी स्वर हो गए आपके 11, 27 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 2 आगत ध्वनियां और 4 आपके हैं संयुक्त व्यंजन। अब आगे है स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण की। जिस प्रकार से हमने स्वर को बांटा था 2 भागों में उच्चारण के आधार पर, वैसे ही यहाँ पर स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर हमने व्यंजनों को बांटा है। इस आधार पर व्यंजन 2 प्रकार से वर्गीकृत हैं, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, यानी जब हम इनको बोलते हैं तो स्वर तंत्री है उनमें कंपन नहीं होता। क, ख, छ, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। अगर आपने देखा हो तो ये सभी कौन से वर्ण हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन है। और इसके साथ में 3 प्रकार के आपके सघोष क्या होता है? इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। और इसमें कौन से व्यंजन आते हैं कि जो हमने 5 वर्ग देखे थे, उन 5 वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन और य, र, ल, व। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण तथा य, र, ल, व और है। आगे है प्राण, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कि जो श्वास की मात्रा है कम ज्यादा निकलती है उसी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। अल्प प्राण और महाप्राण, इनको 2 वर्गों में बांटा है, अल्प प्राण तथा महाप्राण। अल्प प्राण क्या है? इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। ये है आपके क, ग, ड, च, ज, न, ट, ठ, न। अब इसमें क्या है? देखो सभी में क्या है? इसका है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण तथा य, र, ल, व यानी अंतस्थ व्यंजन। तो अल्प प्राण में आपके जो 5 वर्ग बताए थे हमने, क, च, ट, त और प, उनमें कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण और य, र, ल, व यानी अंतस्थ व्यंजन। और महाप्राण में आएगा, इनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा अधिक होती है और इसके अंदर आते हैं आपके प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन तथा ऊष्म वर्ण यानी ऊष्म व्यंजन। अब नीचे देखो, जैसे आपका उच्चारण स्थान बता रखा है कि उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है। मूर्धा, ये आपका हिस्सा, कोमल तालु, ये कठोर तालु, यहाँ पर व्रत, दांत, ओष्ठ, जीभ, स्वर तंत्र, श्वास नली, अलीजीवा, कोवा, ये। अब है नासिक व्यंजन, नासिके व्यंजन। नासिके व्यंजन क्या होते हैं? आपके जो आपके 5 वर्ग बताए हैं उनका जो अंतिम अक्षर यानी 5वां जो अक्षर होता है वो नासिक व्यंजन है। मैं नहीं है उसके अंदर, न, ड और अण खाली जो आपके होता है का प्रयोग हिंदी में अपने वर्ग के व्यंजन के पहले ही आता है। इनका प्रयोग हमेशा अपने वर्ग के पहले में ही आता है। जैसे ग के आगे यह है, लेकिन अब इनका प्रयोग नहीं होता है। जैसे इसको बोलते हैं गंगा, ऐसे ये चंचल, लेकिन अब हम 5वें अक्षर को किसके रूप में लगाते हैं?
अनुस्वार के रूप में। न और मैं का स्वतंत्र प्रयोग होता है, जैसे प्राण, नयन, काम, मकान। न का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। न और न में अंतर को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जैसे बाण और यानी आदत और बाण यानी तीर। बाकी बेटा हम कल पढ़ेंगे, तो आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू। Let's start our today's class. In the previous class, we completed our discussion of chapter number 4. Now next our chapter number 5, which is about the playing with whole numbers, playing with numbers, in which we will find out the generalized form, standard form, or divisibility test, and how to find a number in a sum given है हमारे पास, और उसमें हमें digits find करनी है. So this is all about the chapter number 5. So let's start our today's exercise, that is 5.1. Write each of them in generalized form. Generalized form is same as the expanded form. Expanded form में क्या होता है, हम इनको expand करके लिखते हैं. First of all ones and tens. तो tens place तक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 multiply with 10 because tens place तक है, plus 2 multiply with 1 because 2 is at the place of 1. ठीक है. सेम लाइक यहाँ पे क्या है, ones, tens और 100, तो 4 की प्लेस पे हमारे पास 100, तो 4 multiply with 100 plus 7 is at the place of 10, so 7 multiply 10, and 9 is at the place of 1, so 9. ठीक है. In case we have example like 40, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 4 multiply 10 plus 0. 0 क्यों लिखना है, क्योंकि 1 प्लेस पे यहाँ पे क्या हमारे पास 0 है, तो उसको हमें राइट करना ही करना है. ठीक है. और इन केस अगर यहाँ होता 409, तो यहाँ क्या हो जाता 100 और 0 इज एट द प्लेस ऑफ 10, तो 0 मल्टीप्लाई 10 एंड 9. ठीक है, ये होता है हमारे पास. नाउ नेक्स्ट में हमारे पास है राइट ईच इन स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास दिस मीन. तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म से अब क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. तो यहाँ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 100 मल्टीप्लाई विद 4 मतलब 4 इज एट द प्लेस ऑफ 100. 10 multiply with 3 मतलब 3 is at the place of 10 and 5 is at the place of 1. So 4 is at the place of 100, 3 is at the place of 10 and 5. ठीक है. Next one is 5 is at the place of 100, 0 is at the place of 10 and 9 is at the place of 1. So क्या हो जाएगा हमारे पास 5, 0 and 9. ठीक है. 0 को हम कभी भी वो स्किप नहीं करेंगे, चाहे यहाँ 0 हो, चाहे यहाँ 0 हो, चाहे यहाँ. ठीक है. क्या होगा, हमेशा 0 को काउंट करना है, कोई जो भी प्लेस पे हो, 100 पे हो, चाहे 1 पे हो, 10 पे हो, हर कहीं पे हमें 0 को मेंशन करना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर. मतलब हमारे पास एक कोई दो डिजिट वाला नंबर है, उन दोनों डिजिट्स में जो वेरिएबल्स यूज हुए उनका सम कितना है 9. इफ द नंबर इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, जो नंबर हमें ऑब्टेन होगा किससे, इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. मतलब जो 2 डिजिट का हमने नंबर माना है उसको हमें क्या करना है, उसी डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद वो क्या नंबर है 27 मोर है हमारे पास, मतलब 27 ज्यादा है किससे, ओरिजिनल नंबर से. तो हमें नंबर फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकंड डिजिट फर्स्ट मान लेते हैं. लेट द 2 डिजिट नंबर इज कितना है हमारे पास, किसमें लिखते हैं हम 10x plus y because 2 digit is for example 72 को हम कैसे करेंगे 7 multiply with 10 plus 2. तो यहाँ पे ये जो 10 है ये क्या हमारे पास रहेगा, और यहाँ जो 2 डिजिट्स लिए वो क्या हमारे पास 7 और 2. तो यहाँ x और y डिजिट्स है, और उसको हमें अगर 2 डिजिट की फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे 10x plus y. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन है कि इंटरचेंज करने के बाद, तो आफ्टर इंटरचेंजिंग मतलब कि हमें क्या करनी है डिजिट्स चेंज. तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 की साथ y हो जाएगा और x यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है. x इसके 1 प्लेस पे चला जाएगा और y कहाँ पे आ जाएगा 10 प्लेस पे. नाउ गिवन क्या आता है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर हमारे पास ये है, इसकी डिजिट्स क्या है x और y. इन दोनों का सम कितना गिवन है x plus y इक्वल्स टू 9 गिवन है. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या आता है, जो नंबर ऑब्टेन होता है किससे इंटरचेंज करने के बाद वो क्या हमारे पास 27 मोर देन ओरिजिनल नंबर. सो पहले हम लिखते हैं इंटरचेंजिंग के बाद जो नंबर आया प्लस x कितना ज्यादा है 27, किससे ज्यादा है ओरिजिनल नंबर से, तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास ये है.
ठीक है, ये आ गई टर्म। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x वाली टर्म और y वाली टर्म इधर ले आते हैं, कॉन्स्टेंट को यही रखते हैं। तो 10y प्लस x माइनस इधर ये 10x इधर आके माइनस, y भी इधर आके माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा 27। ठीक है, नाउ 10y माइनस y 9y, x minus 10x minus of 9x, because 1 minus 10 is minus of 9, that will be equals to 27. So 9 कॉमन हो गया यहाँ से, y माइनस एक्स किसके ऊपर आ गया 27, y माइनस एक्स ये इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड अपॉन में 9, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। सो y माइनस एक्स हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 3। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमने एक इक्वेशन एज्यूम करी थी, तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे x इधर ही रखा और y को ले गए इधर, ठीक है, राइट हैंड साइड में, तो y इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में माइनस। तो x की वैल्यू हमारे पास है और यहाँ पे है y माइनस एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो y और x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन चेंज, बिकॉज x के आगे साइन क्या है माइनस, तो अंदर भी क्या हो जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो 9 और प्लस y हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ y माइनस 9, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। 9 इधर माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस, विच इज इक्वल्स टू 12। सो y यहाँ से क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी ध्यान से, x की वैल्यू अगर हम करें तो यहीं से वो कर लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9 और माइनस 6, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। तो हमें नंबर फाइंड करना था, नंबर कौन सा फाइंड करना था 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, x कितना है यहाँ पे 3, तो 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस y कितना है 6, तो नंबर क्या हो गया 36। सो हमें यहाँ पे क्या करना था, सम ऑफ डिजिट्स गिवन है यहाँ पे ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, मतलब एक 2 डिजिट नंबर जो होता है हमारे पास, हमने कंसिडर करें 72, उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे 7 मल्टीप्लाई विद 10 प्लस 2, बिकॉज 7 इज एट द प्लेस ऑफ 10, सो 7 मल्टीप्लाई विद 10 होता है। तो इसी तरह हमारे पास सेकंड डिजिट जो 2 डिजिट नंबर होता है वो कैसे लिखेंगे 10x प्लस y, और यहाँ पे जो डिजिट है उन दोनों का सम कितना है 9। नाउ इंटरचेंजिंग जो कर रहा है, इंटरचेंजिंग मतलब ऑर्डर इंटरचेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स x विल कम्स टू 1 प्लेस एंड y विल कम्स टू 10 प्लेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इंटरचेंजिंग करने के बाद जो नंबर आता है, इंटरचेंज के बाद जो नंबर आया वो क्या है 27 ज्यादा है किससे ओरिजिनल नंबर हमारे पास ये है। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपली सॉल्व करा है। So now next exercise, so next question is of this exercise is same like as this, रिवर्सिंग करना है वहां पे हमने ऑर्डर, और रिवर्सिंग में भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, डिविजिबिलिटी टेस्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास विच ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया क्या होता है हमारे पास कि लास्ट डिजिट मस्ट बी 0, 2, 4, 6 या 8। ठीक है, मतलब कि अगर लास्ट डिजिट क्या है वहां पे 0, 2, 4, 6 या 8 है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हमारे पास नंबर, कितनी भी डिजिट्स का नंबर हो, उसमें हमें क्या देखना है 2 से डिविजिबिलिटी के लिए सिर्फ लास्ट के नंबर देखने हैं। तो यहाँ देखो कितना है लास्ट डिजिट 8, और 8 यहाँ पे आता है तो ये 2 से डिविजिबल है। लास्ट डिजिट इज 9, ये यहाँ पे नहीं है तो मतलब डिविजिबल नहीं है। 497 7 है लास्ट डिजिट, तो ये क्या है डिविजिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है 97654, ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करके भी देखेंगे। यहाँ देखना है सिर्फ लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 4, तो ये पूरा नंबर क्या है हमारे पास डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट में हमारे पास है कि विच ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि उन सब डिजिट्स का हम क्या करेंगे सम करेंगे, और सम करने के बाद अगर वो जो सम हमारे पास आता है अगर वो मल्टीपल है 3 का, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, अदरवाइज नॉट। फॉर एग्जाम्पल 3 हमारे पास क्या है 39, सो यहाँ डिजिट्स क्या है 3 और 9 दोनों का सम करा, 3 प्लस 9 दैट विल बी इक्वल टू 12। 12 is a multiple of 3, so this whole number is divisible by 3. Now 167, 1 plus 6 plus 7, 1 plus 6, 7, 7 plus 7, 14. 14 is not a multiple of 3, yeah, which 14 is not divisible by 3, so that number मतलब 167 is not divisible by 3. ठीक है, now next one is 6 plus 3 plus 9. तो 6 plus 3 is 9, 9 plus 9 18. And 18 will be divisible by 3, so this whole number 639 is divisible by 3. For example इसके लिए करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे इन सबका सम 1 plus 0 plus 4 plus 8 plus 9 plus 7 plus 6 plus 5 and plus 4. 1 plus 4 5, 5 plus 8 is 13, 13 plus 9 is 22,
22 plus 7, 29. 29 plus 29 plus 11 is 40. 40 plus 4 is 44. Now 44 को हम डिवाइड करके देखते हैं 3 से. 3 1 जा 3, 1 and 4. 3 4 जा 12. और आंसर क्या गया? रिमाइंडर आया हमारे पास, मतलब नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड. दैट मीन्स 44 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. सो दिस होल नंबर हमें काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये नंबर जो है हमें सीधा पता चला 3 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है. सो अब हमारे पास नेक्स्ट में डिविजिबिलिटी टेस्ट आएगा 4 5 6. सो नेक्स्ट इज नाउ नेक्स्ट में हमारे पास विच ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5. 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया होता है कि लार्ज डिजिट मस्ट बी 0 या 5. तो लार्ज डिजिट क्या होनी चाहिए? या तो 0 या 5. सिर्फ यही देखना हमें लार्ज डिजिट. तो यहाँ कितना लार्ज डिजिट? 5. तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5. लार्ज डिजिट इज 0, सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5. नाउ लार्ज डिजिट 8, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 5. ठीक है. सो दैट स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे. I hope you got all the content. Rest of the questions we have done today. Sorry, we have done tomorrow. Thank you. Have a nice day. Very pleasant morning to all my dear students and all the viewers of this video. This is Vinita ma'am, teaching in MLP International School, Rajpura. Welcomes you to our YouTube channel of online classes. Student, today we are going to revise the chapter 11th content. The chapter name is Force and Pressure. In this chapter we have read about the force and pressure, how the force is exerted, what are the pressure, what is the type of pressure, fluid pressure, barometer, and all the content that are mentioned here you can see. Now we will revise the short question answer. Firstly, here is student first question, that is the short question. Define pressure and what is the SI unit of pressure. Student, pressure क्या होता है and उसकी SI unit क्या होती है? Pressure is the force per unit area applied to an object in a direction perpendicular to the surface. Student, force जो pressure जो होता है एक टाइप, आप कह सकते हो कि फोर्स पर यूनिट एरिया, जो एरिया के ऊपर, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, दैट इज काउंटेड इन द प्रेशर. इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर द सरफेस, सरफेस के मतलब जो सरफेस है उसी के डायरेक्शन में जो भी अप्लाई किया जा रहा है. सपोज दैट ये हमारा इतना एरिया दिया हुआ है एंड हमें इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो उस पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है दैट इज द pressure. And the SI unit of the pressure is Newton because it was discovered by the Newton, so Newton gave his name. Okay, per meter square, so Newton per meter square or Pascal. So that is the SI unit of the pressure. Now the question number 2 is, why do potters wear turban? Student, here is the question about the बेसिक लाइफ, दैट व्हाई डू पॉटर्स वियर टर्बन. पॉटर्स टर्बन क्यों पहनते हैं? जो पॉटर्स होते हैं मीन्स जो हैवी लोड कैरी करके ले जाते हैं, व्हाई दे वियर द टर्बन? दे वियर द टर्बन बिकॉज दे कैरी हैवी लोड्स ऑन देयर हेड्स. दे कैरी हैवी लोड्स ऑन देयर हेड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट. दिस रिड्यूस द प्रेशर ऑन द हेड. स्टूडेंट, क्या होता है, जो टर्बन होती है, सपोज दैट उनके हेड पर इतना एरिया कवर अप कर रही है, तो वो क्या करती है, उस एरिया के कांटेक्ट में आकर के प्रेशर को एरिया के अंदर में आकर के लोड जो होता है उनके सर पे उसको डिक्रीज कर देती है. मीन्स डिक्रीज इन द सेंस, जब ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आता है तो वो उस पूरे एरिया के अंदर जो प्रेशर पड़ रहा होता है वो डिवाइड हो जाता है, तो एक पर्टिकुलर एरिया पर कम लगता है. सो दैट इज द वाई वो प्रेशर को रिड्यूस करता है. सो दैट्स वाई द पॉटर्स वियर द टर्बन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. बाय इट्स नेम द आंसर यू कैन गेस दैट कॉन्टेक्ट फोर्स those force which act only when objects are in the physical contact with each other and bring about necessary changes. What happens student, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, then only the force said to be the contact force. Okay, non-contact forces, some forces do not involve physical contact between the bodies on which they act. They act through the space between them. The non-contact force वो फोर्स होता है स्टूडेंट जिसमें दो ऑब्जेक्ट, सपोज दैट दिस, अभी जो ये पेन है इसके साथ व्हेन आई एम गोइंग टू राइट, कुछ भी मैं इस पर लिखूंगी, तो इस पेपर से इस पेन की जो निप है
वो कनेक्ट हो रही है, सो दिस कैन बी सेड दैट द कॉन्टेक्ट फोर्स। और अगर कोई ऐसी राइटिंग जो कि हम ऊपर से करें या कोई भी ऐसा प्रेशर जो नहीं लग रहा हो, सो दैट कैन बी सेड टू द नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेशर इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ जो हमारी रोजमर्रा की आम जिंदगी होती है उसमें से 2 एग्जाम्पल आपको मेंशन करना है। द फर्स्ट वन इज स्कूल बैग्स एंड शॉपिंग बैग्स हैविंग ब्रॉड स्ट्रैप्स टू इंक्रीज द प्रेशर। आपने देखा होगा कि जो आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द, पहले क्या होता था पतले स्ट्रिप्स के बैग बनते थे, बट अब जो है वो बहुत ही चौड़े चौड़े स्ट्रैप्स के बैग बनते हैं। तो वो अगर हैं, हम उसको वियर करते हैं, कैरी करते हैं, सो दैट डिक्रीज द प्रेशर। तो वो क्या करता है, मतलब लोड को कम कर देता है। इंक्रीज प्रेशर का मतलब ये है कि जब जितने एरिया में कांटेक्ट में आएगा तो वो प्रेशर को बढ़ा देता है, तो वो डिवाइड हो जाता है। सो दैट कैन बी सेड। ओके, द रियर व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर आर ब्रॉडर टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द सॉइल। रियर व्हील्स जो हमारे, आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रैक्टर्स के जो बैक साइड के, जो पीछे के पहिए होते हैं, वो बहुत ही बड़े होते हैं एंड बहुत ही चौड़े होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि जो सॉइल पर प्रेशर पड़ रहा है उसको रिड्यूस कर दें। ओके, द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट फोर्स आर ड्यू टू द एन इंट्रैक्शन। आपको बताना है कि फोर्स जो होता है ये इट्स अ फैक्ट दैट यू हैव टू एक्सप्लेन that the force is caused due to the interaction. When the two body comes in contact with each other, then the force is said to be done. Okay, so you have to explain this. Force is due to the interaction because it acts in such a way as to have an इफेक्ट ऑन द अदर ऑब्जेक्ट। फोर्स जो होता है वो इंट्रैक्शन होता है टू ऑब्जेक्ट के बीच में, बिकॉज उसका एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सो द इंट्रैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन फोर्स। सो इसका जो इंट्रैक्शन होता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, दैट इज रिजल्टेंट इन द फोर्स। ओके, बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स एट लीस्ट 2 ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। आप कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोर्स में है, देन देयर शुड बी एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट, बिकॉज 2 ऑब्जेक्ट होंगे देन ओनली द इंटरेक्शन इज पॉसिबल। ओके, नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू रिवाइज द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डिफाइन द फोर्स, डिस्क्राइब विद सुटेबल एग्जांपल द वेरियस इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। आपको फोर्स के बारे में डेफिनेशन करनी है एंड वेरियस इफेक्ट्स। देखिए स्टूडेंट, फोर्स इट इज अ पुश और पुल दैट टेंड्स टू अफेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन सम वे। एक फोर्स जो होता है वो या तो किसी भी चीज को खींचना या पुल करना, दैट इज नोन एज फोर्स। एंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स, फोर्स कॉजेज मूवमेंट इन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट क्रिएट करता है। अ टॉय कार कैन बी मूव बाय गिविंग अ लिटिल पुश। कोई भी टॉय कार है उसको जस्ट हम पुश करते हैं तो वो आगे मूव करती है। फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन बी चेंज, फोर्स हेल्प इन changing the speed of a moving object, because if a cricket man or a batsman pushes the fast moving ball in the same direction, आपने देखा होगा कि अगर हम बैट से हिट करते हैं किसी भी बॉल को अपनी तरफ आते हुए, बैट्समैन जैसा करते हैं एज यूजुअल, देन इट इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉल। द थर्ड वन इज फोर्स स्लोज डाउन और कम्प्लीटली स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से गोलकीपर क्या करता है, फुटबॉल को स्टॉप करता है एंड इट हिट द बॉल अगेन। तो फोर्स अप्लाइड होता है। फोर्स चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज करता है। यू कैन सी दिस एग्जांपल, फुटबॉल गेम क्या करते हैं, प्लेयर्स जो होते हैं वो मूविंग बॉल का डायरेक्शन चेंज करते हैं बाय किकिंग इट। ओके, फोर्स चेंजेस शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और फोर्स जो होता है किसी भी चीज का शेप एंड साइज चेंज कर देता है बाय स्ट्रेचिंग। आप रबर बैंड को भी देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इज गिव एनी 5 यूजेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 5 एग्जांपल्स आपको देने हैं। व्हेन वी ड्रिंक वाटर, जब हम वाटर या जूस को ड्रिंक करते हैं व्हाइल यूजिंग अ स्ट्रॉ, तो देन इट क्रिएट्स द एटमॉस्फेरिक ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। के सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर forces a liquid to move into a syringe. आप you can see the when a doctor inject a syringe, then उसमें भी आप देख सकते हो क्या किस तरीके से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करता है। बिकॉज जहाँ तक मेडिसिन होती है वहाँ तक तो ओके वो, बट वहाँ पे कुछ गैप भी होता है, सो उस गैप की वजह से वो आगे मूव होती है। ओके, द रबर सकर स्टिक्स टू माउथ
टू स्मूथ सरफेस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने रबर स्टकर मीन्स कोई भी आपने देखा होगा रबड़ की चीज होती है, जब सपोज दैट आप देख सकते हो जो किड्स का टूथब्रश होता है, स्टूडेंट किड्स टूथब्रश हैविंग अ रबर स्टकर, इफ वी पुश इट डाउन इट गेट स्टक टू द surface. Okay, the next is sprinkler hosts to water the lawn में जो स्प्रिंकलर्स यूज होते हैं, टेकिंग अ शावर टाइम में जो हम शावर्स लेते हैं वहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है, फ्लशिंग टॉयलेट्स में भी, बर्थडे बलून्स में भी. ओके, सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. With the help of an activity, student, this is an activity. Through this activity you can see that a liquid increase with the depth जैसी बढ़ती जाती है उस तरीके से लिक्विड इंक्रीज होता है, मीन्स इंक्रीजिंग डेप्थ. अगर डेप्थ बढ़ रही है तो लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज होता है. इसमें प्रोसीजर में आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ प्लास्टिक बॉटल, 3 होल्स करने हैं. सपोज दैट दिस इज अ प्लास्टिक बॉटल. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप इसके डेप्थ पे इक्वल पे तीनों होल करेंगे. ओके, तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसमें आप फिल करेंगे बॉटल को कॉन्टिन्यूसली. तो फिल द बॉटल विद वाटर एंड अलाउ वाटर टू फ्लो into it continuously from a tap. Okay, continuously water आ रहा है, नोटिस करेंगे आप which the water comes. Now student, you will observe that the force which is exerted by the water, किस तरीके से वाटर में वाटर का जो फोर्स है वो बाहर आ रहा है, किस फोर्स के साथ वाटर बाहर आ रहा है. ओके, ऑब्जर्वेशन में यू विल फाइंड दैट द वाटर कम्स आउट विद अ ग्रेटर फोर्स. तीनों फोर्स जिससे वाटर, देखिए क्या होता है, ये डेप्थ आपको इस तरीके से बॉटल में 3 होल करने हैं, तो वो जिस तरीके से पानी भरता जा रहा है और उस तरीके से प्रेशर भी उसका एक्सर्ट होता जाएगा. सो कंक्लूजन वी गेट दैट द प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ. जैसे जैसे उसकी डेप्थ बढ़ती जाती है, इंक्रीज लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डू स्कूल बैग्स हैव ब्रॉड स्टेप? व्हाट प्रॉब्लम्स कैन अ स्कूल चाइल्ड फेस इफ द स्टेप्स आर नैरो? क्या होगा जब चाइल्ड के पास स्ट्रिप्स जो होंगी वो नैरो होंगी, तो प्रेशर ज्यादा. सो स्टूडेंट, इन ऑर्डर टू लोअर द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द यूजर्स, लार्जर द एरिया स्मॉलर द प्रेशर. ओके, यू नो दैट द स्टेप्स, अगर ब्रॉडर स्टेप्स हैं देन द प्रेशर विल बी स्मॉलर. ओके, इफ द बैग्स school bags are having broad steps, so the weight of the bag may fall over a large area की उसमें पड़ेगा. एंड द कॉन्टेक्ट आने पे, मतलब जो स्ट्रिप्स बॉडी के कॉन्टेक्ट में आ रही है तो वो शोल्डर के कॉन्टेक्ट में आ रही है, तो वो ज्यादा एरिया में वो डिवाइड हो जाएगा. सो इट डजंट हर्ट द यूजर. इफ द स्ट्रैप्स आर नैरो द सरफेस एरिया डिक्रीजेस एंड इट मे हर्ट द चाइल्ड. और स्ट्रैप्स इफ नैरो हो जाएंगी देन द प्रेशर एरिया भी डिक्रीज हो जाएगा एंड प्रेशर विल इंक्रीज, उस पर ज्यादा दबाव पड़ेगा, मतलब सो दैट कैन हर्ट द चाइल्ड. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, next here is the student question number 5. In this you have to define the different terms: electrostatic, muscular, gravitational, frictional and magnetic. Okay, so electrostatic force, it is a type of force which can push or pull tiny objects. ये एक force होता है जो कि tiny objects को push या pull करने में help करता है. The next is muscular force. Muscular force is exerted by the muscles of a human body and is called the muscular force if it is a contact force. ये contact force का example है. Next is gravitational force. It is a type of non-contact force that acts at a distance and attracts bodies of matter toward the earth. You can see that this is a type of gravitational force. The gravitational force only can be found in the earth because whenever you if ever you see any object you throw upward in the sky, it always comes to downward because there is a gravitational force present in the earth. Okay, the next is frictional force. Frictional force is you can say that it is a kind of rolling and sliding on a surface. Then a force came into play between these two contact objects. जब दो contact में when two objects came into contact, then if rolling objects है, sliding object, there is a frictional force. Okay student, the next is magnetic force. Magnetic force is a type of force that attracts or repels exerted by the magnet. Magnet के through exert होता है. You can see this when a magnet attract any iron piece or a smaller piece, iron pin, so this force you can see in that. Welcome to our online classes. This is for class 8. In previous class we complete our 17th chapter of book and 4th chapter of our geography.
and today we start our 18th chapter of our book and 5th chapter of geography, named Agriculture Types of Farming. Now we start our short and long question answer of this chapter because we do the exercise of this chapter in previous classes. Our first short question is, what do you mean by organic farming? कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है बेटा? कि जिसके अंदर हम खाद वगैरह जो भी डालते हैं वो सारा नेचुरल होता है, ठीक है, और ये खेती मतलब नेचुरल तरीके से होती है. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली विद द यूज़ ऑफ नेचुरल मैन्यूर एंड पेस्टिसाइड्स. कि इस खेती के अंदर हम खेती करते हैं नेचुरल मैन्यूर्स मतलब नेचुरल चीज़ें लेते हैं, और जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होती हैं, खाद होता है, सारा कुछ हम नेचुरल लेते हैं. नो केमिकल्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन. द क्रॉप्स आर फ्री फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स. और इसके अंदर हम किसी केमिकल का यूज़ नहीं करते, कंपोस्ट खाद का यूज़ नहीं करते. ये जो खेती होती है या ये जो क्रॉप्स होती हैं, ये केमिकल्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उनसे फ्री होती है, उनसे मुक्त होती है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डू यू मीन बाय प्लांटेशन फार्मिंग? कि प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? प्लांटेशन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लांटेशन क्या होता है, मतलब पौधारोपण वाली कृषि. In plantation farming, a simple crop is cultivated using scientific method on maintained farms. कि इस खेती के अंदर खेती कैसे की जाती है? साइंटिफिक मेथड से, वैज्ञानिक मेथड से की जाती है और फार्म्स को मेंटेन किया जाता है. मतलब बड़े बड़े फार्म लगाए जाते हैं जिनके अंदर रोज़ के लाइनों के अंदर क्या होता है, पेड़ लगा दिए जाते हैं और उससे खेती की जाती है. फलों की खेती या जैसे कि क्या कहते, नींबू है, संतरा है, अनार है, आम है, अमरूद है, कोई भी पेड़ हो उनकी खेती की जाती है. इट इज़ ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग. ये कॉमर्शियल फार्मिंग है, मतलब पैसा अर्निंग करने की फार्मिंग है. ओनली क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी, बनानाज, रबर, शुगर केन, पाइनएप्पल आर ग्रोन. और क्या कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं इसमें? जैसे टी है, कॉफ़ी है, बनाना है, रबर है, शुगर केन है, पाइनएप्पल है. और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एप्पल के जो बाग होते हैं बड़े बड़े, वो हैं. एग्जांपल है इसमें टी इन इंडिया एंड कॉफ़ी इन ब्राज़ील. की टी इन इंडिया के अंदर कॉमर्शियल के अंदर क्या आता है? टी और कॉफ़ी ब्राज़ील. मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये प्लांटेशन, इनके पौधे लगाए जाते हैं खेती करने के लिए. व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल क्रॉप्स? आप कॉमर्शियल क्रॉप्स के व्यापारिक जो वाणिज्यिक कृषि है उसके बारे में क्या जानते हैं? ए कॉमर्शियल क्रॉप इज़ एन एग्रीकल्चरल क्रॉप विच इज़ ग्रोन फॉर सेल टू रिटर्न ए प्रॉफिट. कि कॉमर्शियल एक वाणिज्य कृषि क्या होती है? जिसके अंदर हम फसलों का उत्पादन करते हैं और उनको बेच के हम प्रॉफिट कमाते हैं. एग्जाम्पल है टी, कॉफ़ी, शुगर केन, राइस, वीट, कॉटन एट्सेट्रा. फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर क्या है? आंसर इज, हॉर्टिकल्चर इज़ द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. कि हॉर्टिकल्चर किस किस की खेती है? फूलों की, सब्जियों की और फलों की. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ एस्केपली सिग्निफिकेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज़. और इस तरीके की खेती किन देशों में होती है? ज़्यादातर किन देशों में होती है? जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, जो विकसित कंट्रीज़ होती हैं, जैसे अमेरिका है, ठीक है, रूस है, ऐसी कंट्रीज़ में. क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग? कि कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है? आंसर इज, कोऑपरेटिव फार्मिंग refers to an organization in which each member farmer remain the owner of his land individually. कि कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संगठन होता है, जिसके अंदर सभी लोगों के पास अपनी अपनी खेती होती है. बट फार्मिंग इज़ डन जॉइंटली. लेकिन खेती कैसे की जाती है? जॉइंटली की जाती है. थर्ड पॉइंट इज, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर फार्मर्स इन द रेशियो ऑफ लैंड.
और जो प्रॉफिट होता है फिर बाद में खेती करने के बाद में जो प्रॉफिट होता है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि जिसकी जितनी लैंड होती है उतना ही प्रॉफिट उस व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि उसके ऊपर वो खर्चा बराबर करते हैं। लैंड जिसकी जितनी होती है उसको मिला के वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं और उसके बाद वो उसके ऊपर खेती करते हैं और जब प्रॉफिट आता है तो लैंड के अकॉर्डिंग वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज़ डन इन मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग के अंदर क्या होता है? इन मिक्स्ड फार्मिंग मोर देन वन एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज़ कैरिड आउट ऑन द फार्म्स, कि एक से ज़्यादा खेती की जाती है फार्म्स के ऊपर, खेत में। यूजुअली एनिमल्स आर रियर्ड अलोंग विद कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, और जो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स है मतलब खेती करने के साथ साथ पशुओं का भी पालन किया जाता है। प्रोडक्ट्स लाइक फूडर क्रॉप्स, फूडर क्रॉप्स का मतलब होता है जो खाने में यूज़ आती हैं, आर कॉमनली ग्रोन फॉर द एनिमल रियर्ड ऑन दीज फार्म्स। और जो फूडर क्रॉप्स जो पशुओं के खाने के लिए जो फूडर क्रॉप्स होती हैं, पशुओं के खाने की जो क्रॉप्स होती है उनको मेनली यहाँ पे उगाया जाता है। दिस इज़ डन ऑन ए कॉमर्शियल स्केल इन एडवांस्ड कंट्री। इसको कॉमर्शियल स्केल मतलब कि इस ऑन ए कॉमर्शियल स्केल कि इसको एक वाणिज्यिक तरीके से किया जाता है, इसको ना कि पर्सनली बेनिफिट के लिए किया जाता है, इसको वाणिज्यिक बेनिफिट के लिए किया जाता है। और एडवांस्ड कंट्री लाइक यूएसए, जर्मनी, जापान, इनमें इनको किया जाता है। नाउ वी डू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, व्हाई इज इट गेनिंग इम्पोर्टेंस नाउ डे। कि ऑर्गेनिक खेती के ऊपर एक नोट लिखना है और क्यों ये आज कल के दिनों में इम्पोर्टेंट होती जा रही है, महत्वपूर्ण होती जा रही है। आंसर इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली विद द यूज ऑफ नेचुरल मैन्योर एंड पेस्टिसाइड। कि ऑर्गेनिक खेती क्या होती है? जिसके अंदर हम पूरा नेचुरली तरीके से खेती करते हैं, नेचुरली खाद, नेचुरली बीज, ठीक है, और जो कीटनाशक होते हैं वो भी नेचुरली होते हैं। इम्पोर्टेंस है, इट इज़ गेनिंग इम्पोर्टेंस बिकॉज नो केमिकल्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस, द क्रॉप्स आर फ्री फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स। कि इसकी इम्पोर्टेंस किस लिए कि एक तो ये केमिकल के यूज़ से नहीं होती, मतलब ना तो बीज के अंदर केमिकल होता है, केमिकल प्रोसेस से इनका बीज तैयार, हाइब्रिड बीज तैयार किया जाता है, ठीक है। इनके अंदर कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया जाता, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की जाती, सारा नेचुरल तरीके से सारी प्रोसेस होती है। हाइब्रिड बीजों का यूज़ नहीं किया जाता, केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाता, सारी खाद, बीज, पेस्टिसाइड सारे नेचुरल तरीके के होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंसिव फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में बताना है। अब एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होती है कि लार्ज एरिया फॉर फार्मिंग बट लेस पीपल टू डू वर्क। कि लार्ज एरिया होता है खेती करने के लिए लेकिन लोग थोड़े होते हैं काम करने वाले। लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड, और बहुत ही अधिक, जब खेत बड़े होंगे तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खेती होगी। यूज़ ऑफ मशीनरी एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टिवेटेड, और इस तरीके में जब लैंड बड़ी है, लोग थोड़े हैं, तो क्या होता है मशीनरी वगैरह यूज़ की जाती है, साइंटिफिक मेथड यूज़ किए जाते हैं। अब है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि लोग ज़्यादा होते हैं और फार्म जो एरियाज़ होते हैं वो कम होते हैं। इसके अंदर लेस प्रोडक्शन होता है। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, बेटर क्वालिटी सीड्स, लार्ज मैन पावर, और इसके अंदर फर्टिलाइज़र्स, खाद भी यूज़ किए जाते हैं, बेटर क्वालिटी के सीड्स यूज़ किए जाते हैं, और ज़्यादा लोगों को यूज़ किया जाता है। ज़्यादा लोगों को यूज़ करने से मतलब है ज़्यादा लोगों से काम कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? एक्सप्लेन करना है अब हमें। In this type of cultivation, people grow crops for their own consumption। कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है कि इसके अंदर लोग खेती किस लिए करते हैं? अपना कंज्यूम करने के लिए, अपने लिए।
इसके अंदर कोई बेचने का नहीं होता, इसके लिए अपने घर की पूर्ति के लिए, अपना खाने के लिए, अपने पशुओं को खिलाने के लिए ही खेती की जाती है। दिस इज़ नॉट डन फॉर कॉमर्शियल पर्पज़, ये वाणिज्यिक पर्पज़ से नहीं की जाती। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मीन्स नो एक्स्ट्रा फूड इज़ प्रोड्यूस्ड, सेल और ट्रेड। और इसके अंदर एग्रीकल्चर जो की जाती है वो एक्स्ट्रा फूड या बेचने के लिए, व्यापार के लिए नहीं की जाती। नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग यूजफुल। कोऑपरेटिव फार्मिंग कैसे यूजफुल है? Cooperative farming can help farmers benefit for economic of scale by lowering their cost of input or hiring services, for example storage and transport. कि कोऑपरेटिव फार्मिंग सबसे पहले मैंने अभी लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था कि क्या होती है कि लैंड लोगों की अलग अलग होती है, लेकिन वो उसके ऊपर खेती एक साथ मिलके करते हैं, ठीक है। सबका इनपुट एक समान होता है, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो उसको लैंड के अकॉर्डिंग बांट लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो इकोनॉमिक स्केल है वो बढ़ता है, जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती है, और इससे स्टोरेज करने का और ट्रांसपोर्ट करने का भी मतलब जो सारा कॉस्ट है वो कम हो जाता है, क्योंकि सब मिलजुल के करते हैं, ठीक है। द एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सिस्टम अनेबल्स फार्मर टू इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्वालिटी। और जो कोऑपरेटिव सिस्टम है ये जो फार्मर्स होते हैं उनको अच्छे प्रोडक्ट और अच्छी सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड करवाती है। I hope students you understand all these types of farming and questions about type of farming very well. Revise this chapter for your exam. Hello students, welcome you to online classes of MLP School Rajpura. I Priyanka ma'am. Today's session teach you subject GK classes 8 and chapter is 14 and 15. So let's start. चैप्टर 14 इज कलरफुल वर्ल्ड मीन्स रंग बिरंगा जो हमारा वर्ल्ड है उसके बारे में बताया गया है। सम कलरफुल्स मीन्स जो प्लांट्स हैं उनमें जो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं वो किस रीजन से होते हैं ये बता रखा है। उसमें हम जैसे हमारी आईज है उसमें जो हम कलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर से वो किस तरह शो मीन्स हमें दिखते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज द कलर्ड पार्ट ऑफ आई इज कोल्ड। जो कलर्ड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? आयरिस, IRIS, आयरिश। नेक्स्ट वन द ग्रीन कलर ऑन प्लांट ड्यू टू द, जो हमारे पौधे हमें ग्रीन प्लांट्स क्यों दिखाई देते हैं? ड्यू टू द क्लोरोफिल के कारण। ओके, नेक्स्ट वन द ब्रिलियंट कलर ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ फ्लावर अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर। तो जो ब्रिलियंट कलर्स होते हैं जिससे जो फ्लावर्स की तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट होती हैं वो क्या होता है? पोलिनेशन। नेक्स्ट वन इज द कलर ऑफ आवर स्किन इज ड्यू टू द मेलेनिन, मीन्स मेलेनिन की रीजन से हमारा जो स्किन है उसका कलर अलग दिखता है। नेक्स्ट वन इज द येलो कलर इन प्लांट ड्यू टू द सेंथोफिल, सेंथोफिल के कारण इनका कलर प्लांट्स का येलो दिखता है। हीना, बीटरूट एंड टी मेक ए ब्राउनिश डाई। ओके, इन सबसे ब्राउनिश जो डाई होती है वो बनती है। नेक्स्ट वन द रेड कलर ऑफ द ब्लड ड्यू टू द हीमोग्लोबिन, जो रक्त का कलर है वो रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट वन है रेड, पर्पल एंड ब्लू कलर्स ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट एंड लीव्स आर ड्यू टू द एंथोसिम, एंथोसिम के रीजन से ये हमें रेड, पर्पल और ब्लू कलर्स में शो होते हैं। नेक्स्ट वन इज द रूट्स ऑफ इंडिगो प्लांट्स ड्यू ए डार्क ब्लू कलर्स, जो इंडिगो प्लांट्स होते हैं उसकी जो रूट्स होते हैं वो किस कलर में होती है? डार्क ब्लू कलर में। नेक्स्ट वन है द ऑरेंज कलर ऑफ द फ्रूट्स एंड कैरेट ड्यू टू द कैरोथीन, कैरोथीन के कारण इसका कलर हमें ऑरेंज, और फ्रूट का कलर ऑरेंज और जो कैरेट होती है वो रेड शो होती है। नेक्स्ट वन इज वोलेट आर द स्वीट कैन स्प्रेल फ्लावर विच हैव सेम नेम विद देयर कलर, दे आर ग्रोन इन फॉर देयर ऑयल्स, मीन्स इनसे तेल निकलता है जो फ्लावर्स होते हैं उनसे। फिर इन द ब्लैंक्स येलो डाई इज ऑब्टेन फ्रॉम कोरस प्लांट, जो चोरस प्लांट होता है उससे कौन सी डाई निकलती है? येलो कलर की। ओके, सो स्टूडेंट दीज आर सम कलर्स जो हमारे प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनके जो कलर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वो किस रीजन से होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को यहाँ बताया गया है। ओके, और चैप्टर नंबर 15 is MCQ science. Here some science basic question are given. You have to write the options and
find out the correct one. First one is the most common drug for malaria. मलेरिया के लिए जो मोस्टली यूज की जाने वाली ड्रग्स कौन सी हैं? क्विनीन. नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इज रेगुलेटेड बाय, जो किसे के थ्रू रेगुलेट किया जाता है? आंसर इज पैराथायराइड. नेक्स्ट वन, नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी क्या है? जो विटामिन होते हैं हमारे ए बी सी डी, वो हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिलते हैं. तो जो सोर्स ऑफ विटामिन सी है वो कौन सा है? टोमेटो, लाइम एंड ऑरेंज. ओके. और अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की वीकनेस हो जाती है, मीन्स कमी हो जाती है, तो हमें कौन सा डिजीज हो सकती है? सक्करवी. नेक्स्ट वन इज द स्वीटेस्ट शुगर इज फर्स्ट कोज. फर्स्ट कोज एक स्वीटेस्ट शुगर होती है. नेक्स्ट इज हैबिटेट ऑफ अमीबा इज फ्रेश वाटर. नेक्स्ट वन इज केमिकली विटामिन डी इज क्या है? फॉस्फोराइड. नेक्स्ट वन इज वाइनगर इज डिल्ट्यू एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ एटिक एसिड. एटिक एसिड का जो होता है ये सॉल्यूशन होता है. इंसुलिन इज ए हार्मोन. नेक्स्ट वन है अमीनो एसिड आर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ किसकी है? प्रोटीन. जो अमीनो एसिड है किसकी यूनिट है? वो प्रोटीन्स की. स्पाइडर बिलोंग्स टू द क्लास. स्पाइडर किस कैटेगरी में आती है? आंसर इज आर्चिंडा. ये आर्चिंडा कैटेगरी में आती है. ओके. सो स्टूडेंट, यू हैव टू learn all these MCQ related to subject science. Okay. In your exam, like that question are asking what is the region of the plant showing yellow color. तो आप इसमें बता सकते हो xanthophyll. And what is the region due to the blood C red blood क्यों दिखाई देता है? due to the hemoglobin. इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं. ओके. थैंक यू. Good morning students, welcome to our YouTube channel. I am Jyoti Chaudhary, your English teacher. Students, this is for 8th class, and yesterday we discussed about the non-infinitive kinds of verbs. Now today let's start with पेज the नंबर next 80 topic. पे आपके पास बुक एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स. यू कैन सी हेयर ए पार्ट, कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद सुटेबल इंटीमेट फॉर्म्स, टेक इन वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स. इसमें आपको बॉक्स में वो दिए हुए हैं, इन्फिनेटिव फॉर्म्स दिए हुए हैं, इनको यूज़ करके आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पोर्शन आई विल डू फॉर यू, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड अनदर वन यू विल डू इट ऑन योर ओन. First sentence is one of my colleagues offered me his camera for a week. So different verbs are given in the box. Water, contact, become, take, lend, follow, dismiss and lend. So इसमें आपको इसमें क्या करना है? इन्फिनेटिव फॉर्म्स फिल करने हैं. तो इन्फिनेटिव फॉर्म्स में हमने पढ़ा था, इसमें क्या जाएगा? टू लेंडिंग मी his camera for a week. We are going to put to plus ing to make it infinitive form. So students, first I have done for you. Now second, third, fourth, now this whole book exercise you have to do it on your own. Now I will tell you the another B part. This is A part question. Now I will tell you about the B part. In B part book exercise, आपको क्या करना है? इसमें रीड राइट दी सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. आपको ब्रैकेट्स में इसमें गिवन है, जैसे सीम गिवन है फर्स्ट वाले में. फर्स्ट में आपको सीम गिवन है, तो आपको इसमें कैसे फिल करोगे? सुजाता हैज़ लॉस्ट कंसिडरेबल वेट. तो आप इसको लिखेंगे सुजाता
to seem. Now how you are going to use the seem? Sujata has to seeming lost considerable weight. So students, to and seeming is you are going to has seeming lost. इसके अंदर आप तीनों वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं, इन्फिनेटिव एंड ग्रेन्यूड एंड पार्टिसिपल, तीनों ही फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. So students, first I have done for you. Now rest of the word sentences you have to do it on your own. Now I will tell you our next is on page number 81. इसमें क्या है आपको ये बताया हुआ है कि क्वेश्चन वर्ड्स के कैसे स्टार्ट करेंगे हम. Question words is started as, you can see your book, in your book also it is written as verb plus question word. Question word कैसे यूज़ करेंगे? what, how, where, whether, when. to infinitive को स्टार्ट करने से पहले कैसे करेंगे आप? जैसे इसमें क्वेश्चन गिवन है, एग्जाम्पल है, आई कांट डिसाइड वॉट टू बाय त्रिनी फॉर हर मैरिज एनिवर्सरी. सो आई कांट डिसाइड, अब वो डिसाइड नहीं कर पा रही है तो इसमें क्वेश्चन आया है, हमने क्वेश्चन पुट किया है इसमें. सो ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड. टू हम इसको सेंटेंसेस फ्रेम करना सिखाएंगे कि आपको सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करना है, और इसकी हमारे पास फॉर्मेशन है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड टू इन्फिनेटिव. स्टूडेंट्स एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसमें, आई विल शो यू हाउ टू चेंज द व्हील. अब इसमें आपको पास टू चेंज इज द इन्फिनेटिव, हाउ इज द क्वेश्चन वर्ड, ऑब्जेक्ट इज द, आई विल इज द वर्ब, एंड to show is the verb. So students, like this you have to make do this to infinitive. And next is we are having the book exercise, you can see here, and we are having the words according to the question words. हमारे पास question words के according है ये exercise, तो इसको fill करेंगे जैसे इसमें किया हुआ है. इसके according to these words you have to put it first of all these words, then you have to write it down the infinitive. See, the rules didn't specify dash to in case of an emergency. तो इसमें क्या आ जाएगा कि the rules did not specify how to speak to in an emergency, कि वो हमें ये नहीं बताता कि हमें emergency में कैसे बात करनी चाहिए. So in another is verb plus object plus to infinitive. अब इसमें आपको object और verb को कैसे infinitive में कैसे करना है, इसमें आपके पास फॉर्मेशन गिवन है. हर वर्ड्स के साथ, हर सेंटेंसेस के साथ आपको फॉर्मेशन गिवन है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये बताना है एग्जाम्पल्स के साथ कि इसको कैसे हम स्पेसिफाई, कैसे अकॉर्डिंग टू द टेंसेस. यू जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई ईजीली. आपको इजी तरीके से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जब हमारे पास वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे हाउ, डबलिश फैमिली आ जाते हैं तो वो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं. ऑब्जेक्ट के साथ आ जाते हैं तो उनके साथ क्या पुट करना है. लाइक दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन्फिनेटिव वर्ड्स. सो इन दिस ई पार्ट वी आर हैविंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव. अब इसमें एग्जाम्पल आपको गिवन है, ही फॉरबेड मी टू मेंशन द सब्जेक्ट अगेन. सो verb is forbid, me is the object, and to mention is the infinitive. We are going to give you questions like to identify only. How you are going to identify the infinitive sentences, infinitive verbs in the sentences. So students, make sure that I hope you understand this. If you are having any query, you can ask me personally. Thank you everyone.